डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो द्वारा आयोजित इस आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए जो हिंदी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, हम उनके पहले पेपर, पहले प्रश्न पत्र हिंदी कहानियाँ, कविताएं और व्याकरण के पहले खंड कहानियाँ और व्याकरण की तीसरी इकाई सयानी बुआ लेकर आए हैं। मित्रों, इस इकाई का लेखन डॉक्टर धनराज चौधरी जी ने किया है और दृश्य श्रव्य प्रस्तोता मैं स्वयं डॉक्टर अर्चना मिश्रा हूँ। इस व्याख्यान का उद्देश्य और इस इकाई का उद्देश्य हिंदी की सुप्रसिद्ध रचनाकार मन्नू भंडारी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित होना है, सयानी बुआ कहानी के सार को जानना है, मुख्य अंशों की व्याख्या देखनी है और सयानी बुआ की कहानी की विशेषताओं को कहानी कला की दृष्टि से जानना है। तो इसमें से जो पहला दो है वो हम इस व्याख्यान में देखेंगे और अंतिम कहानी कला की दृष्टि से कहानी की विशेषता, सयानी बुआ कहानी की विशेषता, ये हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। सबसे पहले हम लेखिका के विषय में थोड़ा सा जान लें, मन्नू भंडारी जी के व्यक्तित्व के विषय में। उनका जन्म 3 अप्रैल 1931 को भानपुरा, मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में उतनी लड़कियों की शिक्षा और लड़कियों को आगे बढ़ाना ये परंपरा में नहीं था, लेकिन मन्नू जी का जो परिवार था वो स्वयं काफ़ी पढ़ा लिखा, उनके पिताजी स्वयं लेखक थे, तो इसलिए उनके परिवार में इस बात का ध्यान रखा गया कि लड़कियां भी पढ़ें और आगे बढ़ें। तो उनको प्रोत्साहन मिला और मन्नू जी आगे बढ़ती चली गई। मिरांडा हाउस गर्ल्स कॉलेज में उन्होंने लंबे समय तक अध्यापन किया और उनकी शिष्यों की संख्या लाखों में होगी। काफ़ी प्रतिष्ठित अध्यापिका भी रही वो और लेखिका भी रही। नई कहानी आंदोलन की वो प्रतिनिधि रचनाकार मानी जाती हैं। नई कहानी आंदोलन का मतलब है कि पहले जो कहानियाँ लिखी जाती थी उनका एक तरीका था, वो एक ढांचे में बंधी हुई होती थी। ये करीब माने प्रेमचंद के समय और प्रेमचंद के कुछ समय बाद तक, स्वतंत्रता के बाद तक भी 50 के दशक तक, उसके बाद कहानी में बदलाव शुरू हुआ और कहानी में संवेदना और समस्या महत्वपूर्ण हो गई, जो कि पहले इतनी समस्याओं को लेकर के कहानियाँ उतनी नहीं लिखी जाती थी, सामाजिक समस्याओं को लेकर के, या कहना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों पर उतनी गहराई से या उतनी विद्रूपता से प्रकाश नहीं डाला जाता था। उतना विद्रूपताओं को उभार करके सामने लाने का काम उतना नहीं हुआ था जितना कि नई कहानी ने किया, और दूसरे ढंग से वो उन्होंने देखना शुरू किया। और जो बंधा बंधाया, खास करके नई कहानी की बात यह है कि जो बंधा बंधाया ढांचा था कहानी का कि आरंभ होना चाहिए, फिर उसकी वो एक आगे चलती है, फिर उसकी परिणति तक पहुंचती है, तो और जो 6 तत्व थे कहानी कला के, ये कथा वस्तु, पात्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, उद्देश्य इत्यादि, ये 5 देश काल और वातावरण, ये 6 तत्व होते थे, कहानी के माने जाते थे। तो उसकी कसौटी पर खरे उतरना पड़ता था कहानी को। नई कहानी आंदोलन ने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया। देश काल को लगभग उन्होंने बहुत हाशिए पर डाल दिया, या देश काल का पता होना बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था फिर बाद में नई कहानी का आंदोलन में। और जो समस्या है या जिस संवेदना के लिए कहानी लिखी गई है, उस चीज़ को केंद्र में रखा गया। पात्र और चरित्र चित्रण भी तब बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया। तो इस तरह से काफ़ी बदलाव आया। तो ऐसी नई कहानी आंदोलन की ये प्रतिनिधि रचनाकार मानी जाती है मन्नू भंडारी जी।
उनकी कहानियों में मध्यवर्गीय जीवन की और विशेषकर उसमें भी महिलाओं के जीवन की पड़ताल अधिक दिखाई पड़ती है। महिलाओं के जो विविध रूप हैं, मन्नू जी ने उनकी विविध त्रासदियाँ हैं, उनकी विविध समस्याएं हैं, उस पर फोकस करके मन्नू जी ने कहानियाँ लिखी हैं। नारी जीवन की त्रासद स्थितियों, परंपरागत रूढ़ियों और संस्कारों के बीच अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते नारी मन का बारीक सुलझा हुआ चित्रण इनकी कथाओं में मिलता है। इनकी मृत्यु अभी हाल में ही 15 नवंबर 2021 में हुई है। साल भर बस होने आया उनकी मृत्यु को। तो ऐसी मन्नू भंडारी जी की का ये व्यक्तित्व है उनका, और उनका रचना संसार भी बहुत बड़ा है, उस पर हम एक नज़र डालते हैं। उनका कथा साहित्य, मतलब कहानियाँ जो हैं, कहानियाँ उनकी लगभग 50 के हैं, लगभग उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। अलग अलग कहानी संग्रह है। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, अकेली, ये कहानी संग्रह हैं जो कि उनके मिलते हैं। फिर उन्होंने 3 महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं, 1 इंच मुस्कान, आपका बंटी और महाभोज। इसमें से आपका बंटी बाल मनोविज्ञान को समझने का एक बहुत बढ़िया जरिया है, कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा उपन्यास है, बहुत ही प्रशंसित उपन्यास है। और इसी प्रकार महाभोज उनका एक राजनीतिक टिप्पणी करने वाला एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। उनकी और भी तरह की रचनाएं उन्होंने की हैं, जैसे बाल कथाएं उन्होंने बहुत सी लिखी हैं, उसका यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया, उसको यहाँ पे रखा नहीं है, लेकिन उन्होंने बाल कथाएं बहुत सारी लिखी हैं। 3 या 4 उनके बाल कथा के संग्रह भी प्रकाशित हैं। उपन्यास भी हैं उनके 1-2। आसमाता एक उपन्यास है उनका, और इसी तरह से बाल कथाओं का एक संग्रह भी प्रकाशित है। फिर नाटक एक है, बिना दीवारों के घर, ये एक नाटक उनका प्रकाशित है। महाभोज को भी नाट्य रूपांतर हुआ है, उन्होंने स्वयं किया है और वो बहुत जगह खेला भी गया है। उसके अलावा उनकी आत्मकथा है एक कहानी यह भी, जो उनकी आत्मकथा है, वो राजेंद्र यादव जी की, जो कि स्वयं प्रसिद्ध कथाकार, हिंदी साहित्यकार और आलोचक रहे हैं। उनकी वो पत्नी रही थी, धर्मपत्नी थी, और बाद में उनके साथ वैचारिक मतभेद होने से वो अलग भी हुई। और राजेंद्र यादव जी ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसके एक तरह से जवाब में उन्होंने ये अपनी बातें इसमें रखी है। एक कहानी अभी बहुत ही बोल्ड, बहुत ही साहसपूर्ण ये आत्मकथा है। फिर उन्होंने उनकी रचनाओं पर फिल्म बनी है, खास करके यही सच है, एक उनकी कहानी है जिस पर रजनीगंधा नाम की फिल्म बनी है। बहुत लोकप्रिय भी हुई थी, मैंने कमर्शियली भी वो काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म थी, और वैसे भी कलात्मक रूप से भी बहुत अच्छी फिल्म है। पुरानी फिल्म है, तो करीब 60 के दशक में संभवतः, या अधिकतम 70 के दशक में बनी हुई फिल्म है रजनीगंधा। तो ये उसके अलावा भी उन्होंने धारावाहिकों के लिए भी लिखा। रजनी नाम का एक धारावाहिक आता था पहले दूरदर्शन पर, उसकी पटकथा उन्होंने लिखी थी। इसके अलावा दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कई एक नाटकों की या सीरियल की उन्होंने पटकथा लिखी। उस सभी को उन्होंने इस अपनी पुस्तक में दिया है, और एक तरह से बताया है कि कथा और पटकथा कहाँ अलग हो जाती है। तो कथा और पटकथा का अध्ययन करने की दृष्टि से, फिल्म और साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन करने की दृष्टि से ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, कथा पटकथा। तो ये उनकी विविध रचनाएं हैं। उनको 2008 में व्यास सम्मान, जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित सम्मान है हिंदी साहित्य जगत में, सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और उसके बाद ये दूसरा पुरस्कार है, प्रतिष्ठित पुरस्कार व्यास सम्मान। वो उनको 2008 में यही उनकी आत्मकथा यही एक कहानी यह भी पर मिला है। फिर उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी नई दिल्ली की ओर से शिखर सम्मान भी प्राप्त हुआ है। हम आज जिस कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है सयानी बुआ,
मैं हार गई कहानी संग्रह से। इस कहानी संग्रह, ये उनका पहला कहानी संग्रह है और इसी से ये कहानी ली गई है। बहुत ही सरल रोचक कहानी है। आपने मैं आशा करती हूँ कि पढ़ ली होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो तुरंत पढ़िएगा, क्योंकि ये बिना कहानी पढ़े आप इस इकाई को भी नहीं समझ सकते हैं, इस व्याख्यान का भी पूरा आनंद नहीं ले सकते हैं। तो आप निश्चित रूप से कहानी को पूरा पढ़िएगा, आपकी पाठ्यपुस्तक में ही दी गई है, तो उसको पढ़िएगा। यहाँ पर हम उसके मुख्य बिंदुओं के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कहानी यदि आपने बहुत पहले पढ़ी हो तो याद आ जाए, नहीं पढ़ी है तो भी थोड़ा सा ख्याल हो जाए, लेकिन कहानी तो आपको पूरी स्वयं ही पढ़नी पड़ेगी। तो सयानी बुआ का जो कहानी का आरंभ होता है, तो ये कहानी जो है उत्तम पुरुष में लिखी गई है, यानी मैं करके लिखती हैं लेखिका, माने मन्नू भंडारी जी की ये सचमुच बुआ थी या नहीं थी ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मन्नू भंडारी जी ने ये कहानी जो लिखी है उसमें एक पात्र है जो ये कहानी कह रही है। एक बच्ची माने सयानी बुआ की भतीजी है जो कि इस पूरी कहानी को कह रही है। तो उसमें शुरुआत में वो बताती है कि किस तरह से उनके घर में सयानी बुआ की चर्चा हुआ करती थी कि कितनी ही सुघड़ और व्यवस्थित महिला वो हैं, और ऐसी ऐसी बातें बताई जाती थी कि उसे लगता था कि हम लोग तो बिल्कुल बेकार का जीवन जी रहे हैं। मैंने जो लेखिका जो बुआ की भतीजी है मैं कह के जो कहानी कह रही है वो कहती है कि तो उनसे डर लगता था एक तरह से। और फिर ये हुआ कि उसको पढ़ाई के लिए पिताजी ने बुआ के घर ही भेज दिया। अब वो बहुत घबराई, पहले तो उसने कहा कि नहीं मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है, लेकिन फिर पिताजी ने नहीं माना कि नहीं ऐसे तो कैसे चलेगा, तो वो गई वहाँ पे। और फिर वहाँ की जो चुस्त व्यवस्था देखी तो उसका तो एकदम उसको बहुत ही दिक्कत हो गई, क्योंकि सामान्य रूप से हम अपनी मनमर्जी से रहते हैं, अपनी मनमर्जी से उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन वहाँ हर चीज़ का नियम था। उस नियम के बाहर जा कर के कोई कुछ नहीं कर सकता था, भले ही वो बुआ जी के पतिदेव हों या उनकी 5 साल की बेटी हो। उस 5 साल की छोटी सी बच्ची के ऊपर भी उतना ही नियम लागू होता था जितना बाकी लोगों के ऊपर। और यदि 5:30 उठना है तो 5:30 ही उठना है, उठने के बाद टहलने जाना है तो टहलने ही जाना है। अगर उसके बाद 6:30 बजे उसको अपना होमवर्क या अपनी पढ़ाई करने बैठ जाना है, माने इसमें कोई भी फेर फार नहीं होना चाहिए। घड़ी की सुई की तरह से दिनचर्या चलती थी। तो इसी के कारण वो बच्ची जो स्वाभाविक रूप से उसका स्वाभाविक बचपना कहीं खो गया था, और उसका असर अंत में यही होता है कि वो बीमार पड़ जाती है, और इतनी ज़्यादा बीमार पड़ जाती है कि दवाओं से भी ठीक नहीं होती। डॉक्टर को ये लगता है कि माने वो उसको कुछ बदलाव चाहिए। उनको समझ में आता है कि बंधी हुई दिनचर्या और इतने ज़्यादा अनुशासन के कड़े अनुशासन के अंतर्गत उसका व्यक्तित्व दब रहा है, तो वो ये सलाह देते हैं कि जाना चाहिए उसको कहीं बाहर पहाड़ पर और स्वास्थ्य लाभ के लिए, और फिर माँ को साथ में नहीं जाना चाहिए। तो ये एक बड़ी अनोखी सी बात होती है सयानी बुआ के लिए। बड़ी दिक्कत वाली बात है कि बिना उनके कैसे उनके पति और बेटी रहेंगे, लेकिन वो जाते हैं और वो बहुत हिदायतें सारी दे करके, लिख करके हिदायतें दे करके और उनको भेजती हैं हर एक विषय में। बच्ची के खाने पीने के विषय में भी, उसके उठने सोने के समय के विषय में भी, उसके पढ़ाई के विषय में, उसके बाकी सब चीज़ों और जो सामान साथ में जाते हैं, बच्चे के कपड़े हों के बर्तन हों, उसके विषय में सब जो है वो काफ़ी हिदायतें दे करके वो भेजती है। और साथ में ये भी हिदायत होती है कि हर दिन एक पत्र लिखना होगा। मित्रों, ये कहानी आप जब की है, ये मैंने 6ठे दशक की 60 के दशक की कहानी है। मेरे ख्याल में 1968 के आसपास की लिखी हुई कहानी है ये। तो उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे। आज आपके लिए कल्पना करना शायद मुश्किल होगा कि टेलीफोन और मोबाइल के बिना भी दुनिया होती थी क्या, लेकिन वो दुनिया थी जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होते थे, कोई भी टेलीफोन भी मतलब मुश्किल एक चीज़ थी उस समय। तो पत्र ही साधन होते थे एक दूसरे का हाल जानने के।
और ये हिदायत देती हैं बुआ जी कि अपने पति को कि आपको हर दिन एक पत्र लिखना है। और वो हर दिन एक पत्र लिखा करते थे, हालचाल होता था जिसमें बेटी का, और बुआ जी भी उसका जवाब हर दिन दिया करती थी। और उनके पत्र में मुख्य रूप से वो हिदायतें जो उन्होंने दी थी उसको लिखित रूप से वो दोहरा दिया करती थी। तो उनके पत्र में अंतर सिर्फ तारीखों का रहता था, और बाकी जो अंदर का की सामग्री थी वो वही की वही रहती थी, हिदायतें। तो 1 महीना का समय बीत जाता है और उसके बाद एक बार ऐसा होता है कि पत्र नहीं आता है। तो एक दिन नहीं आता है, फिर दूसरे दिन भी नहीं आता है, बुआ जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। फिर तीसरे दिन जा कर के एक पत्र आता है और पत्र में कुछ इस तरह से लिखा होता है, उसको सांत्वना दी गई होती है कि जो माने संसार नश्वर है, जो आता है उसको जाना पड़ता है, इस तरह की बातें लिखी होती हैं। और बुआ जी पूरा पत्र भी नहीं पढ़ पाती हैं और फूट फूट के रोने लगती हैं कि ज़रूर बच्ची को कुछ हो गया है, तभी ऐसा पत्र आया है। तो वो जो उनकी भतीजी है मैं करके जो ये पूरी कहानी लिख रही है, तो कहती फिर मैं उठा करके पढ़ती हूँ उस पत्र को, और बहुत धक 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 दिल कर रहा है, आँख में आंसू आए जा रहे हैं, क्योंकि किसी की मृत्यु का समाचार किसी पत्र से पढ़ना ये पहली बार हो रहा है। लेकिन फिर वो अंत तक पढ़ जाती है और अंत में पता चलता है कि ये वस्तुतः ये जो इतनी हिदायतें बताई जा रही हैं वो गिलास के कप के बारे में है, जिस कप सेट के लिए बहुत हिदायतें मिली थी कि वो टूटना नहीं चाहिए, और 15 सालों से वो बुआ जी ने संभाला हुआ था उसको, और बिल्कुल नया का नया दिखता था, और इस हिदायत के साथ भेजा गया था उन्होंने अपने पति और बच्ची को दिया था कि ये वो भी संभाल करके रखेंगे, और वो गिर करके टूट गया होता है। उसकी खबर इस पत्र में होती है और अंतिम पंक्ति होती है कि बेटी ठीक हो गई है और जल्दी ही वो लोग वापस आ रहे हैं। तो ये जब घटना घटती है तो पहले मैंने उस समय बहुत रो रही होते हैं, बुआ जी बहुत रोती होती हैं, और जब उनको पता चलता है कि बस होता है ये कब के विषय में था, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, हंसने लगती हैं, और मैंने एक बार भी उनके मुंह से नहीं निकलता कि कब कैसे टूट गया, क्यों टूट गया। तो और मैंने यहाँ पे सुखद अंत कहानी का हो जाता है। तो मित्रों ये कहानी जो है लेखिका ने ऐसी हल्की फुल्की मनोरंजक तरीके से इन्होंने कहानी लिखी है। जो कहानी पूरी लिखी है उसकी रवानगी आप देखिएगा, उनकी भाषा देखिएगा, बहुत ही सरल सहज भाषा और एकदम घरेलू टाइप से, और बहुत पढ़ने में रोचक लगती है कहानी, और अंत पढ़ करके तो बहुत ही मज़ा आता है। तो लेकिन वो साथ में एक चीज़ की ओर इस पूरे माने बेहद सरलता से बातें कहते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ की तरफ वो ध्यान खींचती हैं कि अति अनुशासन, अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, चाहे वो अनुशासन ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई अच्छी चीज़ भी क्यों ना हो। तो अनुशासन जीवन में ज़रूर आवश्यक है, सभी को अनुशासित होना चाहिए, लेकिन अति अनुशासन जब होने लगता है, जब इतना ज़्यादा बंधन हो जाए कि स्वाभाविक विकास तक रुक जाए, तो वो बुरा हो जाता है, खराब हो जाता है, और वो उचित नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन यदि वो चाहे कि उस जैसे वो है उसी तरह से बाकी सब लोग भी हो जाएं, तो ये उसके अपने परिवारजनों के लिए त्रासदायक बन जाता है। ये बिना कहे भी लेखिका ने बहुत खूबी से इस बात को कहा है। मित्रों आपको इस कहानी के बाद जो आपके प्रश्न आएंगे उसमें इस व्याख्या आ सकती है तो अंशों की। तो एक उदाहरण ले करके मैं बताती हूँ कि किस प्रकार से व्याख्या आपको लिखनी चाहिए। तो एक पंक्ति हम लेते हैं, मानो सच में उसके शरीर में ज्वर के कीटाणु नहीं, बुआ जी के भय के कीटाणु दौड़ रहे हैं जो उसे ग्रसते जा रहे हैं। ये जब उनकी बुआ जी की बेटी बीमार पड़ती है तब जो लेखिका है जो कहानी कह रही है वो उसका कथन है ये। तो हमको जो व्याख्या लिखनी होती है तो हम कैसे व्याख्या लिखेंगे, तो पिछली 2 कहानियों के संदर्भ में भी हमने बताया ही था, वही बात फिर से कह रहे हैं। 4 आपके मुख्य रूप से शीर्षक बनेंगे, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, संदर्भ में आपको ज़्यादा नहीं 2 पंक्तियाँ ही लिखनी है
की प्रस्तुत पंक्तियाँ नई कहानी की सशक्त महिला रचनाकार मन्नू भंडारी जी की कहानी सयानी बुआ से ली गई हैं, है ना। आप ऐसा लिख सकते हैं, सीधे सीधे लिख सकते हैं कि मन्नू भंडारी जी की कहानी सयानी बुआ से ली गई हैं, लेकिन आप बताएंगे कि नई कहानी की वो महिला रचनाकार हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस बस यही एक लाइन, 2 लाइन, आप 1 लाइन और आप जोड़ सकते हैं कि मैं हार गई कहानी संग्रह से ये कहानी ली गई है। कब लिखी गई वो कहानी 1900, आप अपने पुस्तक में देख सकते हैं कि कब है, सन 1968 संभवतः है। आप इसको देख लीजिएगा, तो वो आप लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन ये जो एक पंक्ति यहाँ पर लिखी हुई है आपके पीपीटी में, आप पीछे देख पा रहे होंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। मैंने ये तो होनी चाहिए, इसके अलावा 1-2 पंक्ति अगर आप और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं। फिर प्रसंग आता है। प्रसंग में आपको बताना होता है कि ये जो बात कही गई, जो अंश लिया गया है, वो कहाँ जुड़ता है, उसके आगे पीछे की कथा कहाँ है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि वो कहानी में बुआ जी हैं, बुआ जी की भतीजी उनके घर गई हैं और वहाँ पर देखती हैं कि बहुत ज़बरदस्त अनुशासन है। यहाँ तक कि बुआ जी की 5 साल की बेटी पर भी बहुत ज़्यादा अनुशासन है। अब बेटी का नाम लिखिए, अनु नाम है उसका, तो अनु भी बहुत ज़्यादा अनुशासन में रहती है, जिसके कारण उसका बचपना ही कहीं खो गया है। और होता ये है कि वो बीमार पड़ जाती है, तो बीमार पड़ जाती है और दवा करने पर भी ठीक नहीं हो रही है। तो ऐसा लगता है कि मैंने वो उसकी भतीजी जो गई है, बुआ जी की भतीजी जो है, जो कहानी कह रही हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे उसके शरीर में ज्वर के कीटाणु नहीं है, माने कोई ऐसे कीटाणु नहीं है, कोई ऐसा वायरस या बैक्टीरिया नहीं है जो बुखार पैदा कर रहा है, बल्कि उस भय का कीटाणु है। मतलब वो इतना भयग्रसित हो गई है अपनी माँ से, उनके अनुशासन से, कि उसके कारण उसको साइकोलॉजिकली वो बीमार पड़ी हुई है, उसको बुखार उसके कारण आ रहा है। तो ये उसका अपना विश्लेषण है। तो ये आप थोड़ा सा प्रसंग बता सकते हैं कि वो गई थी और वहाँ पे बेटी बीमार पड़ी, वहाँ तक। इसके बाद का जो है, जो विश्लेषणात्मक उसका हिस्सा है, वो आपको व्याख्या में रखना है कि बुआ जी का किस प्रकार का कठोर अनुशासन था। आप विस्तार से लिख सकते हैं क्या क्या अनुशासन के लिए वो करती थी। कहानी में जो भी दिया है, जो बातें बताई हैं कि कैसे उसको समय पर पढ़ने के लिए, समय पर उठने के लिए बाध्य करती थी बुआ, तो वो सब बात आप बता सकते हैं। और फिर किस प्रकार से वो बीमार पड़ जाती है, उसके बालमन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आप यदि कुछ और साइकोलॉजी विषय आपने पढ़ रहे हो, तो उससे लेकर के आप बालमन माने चाइल्ड साइकोलॉजी को, बाल मनोविज्ञान पर आप कुछ टिप्पणी यहाँ पर दे सकते हैं। और आप जो कुछ भी, जो इसके संबंधित, असंबंधित नहीं, आप कहानी पूरी मत लिखने लगिए। कहानी लिखना यहाँ पे उद्देश्य नहीं है, तो कहानी नहीं लिखिएगा, लेकिन इस बात से संबंधित कि कठोर अनुशासन और उसका बालमन पर प्रभाव, तो ये इस पर ज़रूर आप बात कीजिएगा। और जो कुछ भी आप लिख सकें आप लिख सकते हैं। इसमें कोई सीमा नहीं है शब्दों की, आप जितना लिख सकते हैं उतना अच्छा, 1 पेज 2 पेज जो भी आप लिख सकें। लेकिन जो भी लिखें वो सार्थक होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहानी लिख रहे हैं, इसके अलावा कुछ और लिखने लग गए, माने जो मुख्य बात इसमें कही गई है तो उसके अलावा आप कुछ लिखने लग गए, पेज भर रहे हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। केवल माने अनुशासन और बाल मन पर उसके प्रभाव के विषय में यदि आप लिख सकते हैं अच्छी तरह से, जितना भी, वो लिखें। उसके बाद विशेष आता है, जिसमें कि आपको उसकी भाषा शैली कैसी है, उसमें क्या खास बात, खास माने व्याकरणिक कोई अगर किसी मुहावरे इत्यादि का प्रयोग हुआ हो तो वो बता सकते हैं, कोई और खास व्याकरणिक उसमें विशेषता हो वो बता सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर बता सकते हैं कि व्यंग्यात्मक भाषा के प्रयोग से छोटी परंतु बेहद महत्वपूर्ण बात की ओर सफलतापूर्वक ध्यान खींचा गया है। जो यहाँ पे बात की ज्वर के कीटाणु नहीं, बुआ जी के भय के कीटाणु दौड़ रहे हैं, तो ये व्यंग्यात्मक भाषा हुई। लेकिन इसी चीज़ ने ध्यान खींचा कि अति अनुशासन, बुआ जी का जो अति अनुशासन है वो किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे परिवार के दूसरे सदस्य में, उनकी छोटी सी बच्ची में किस प्रकार का
त्रास उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण न केवल उसका मन व्यथित है, बल्कि शरीर पर भी असर पड़ रहा है, उसका बुखार ठीक नहीं हो रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बात इसमें बताई गई है। तो इसमें विशेष में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, आपको टू द पॉइंट इतनी बात लिखनी है। इसी प्रकार से जहाँ से भी कोई भी अंश आए तो उसमें आपको यही 4 शीर्षक रखने हैं: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, और उससे संबंधित चीज़ें लिखते हैं। संदर्भ लगभग इस कहानी के लिए संदर्भ लगभग एक जैसा होगा सभी के लिए, और बाकी जो है वो अलग अलग होगा जहाँ से अंश आया है उसके हिसाब से। फिर आपको ये एक लिंक बता रहे हैं, अगर आप इस लिंक को खोल सकें, इसमें अभी ड्रामेटाइज करके एक फिल्म की छोटी सी फिल्म बना के इस कहानी के विषय में, मैंने कहानी पर एक फिल्म बना करके रखी है। तो रोचक है, कहानी का बिल्कुल मज़ा देती है वो मैं नहीं कह सकती है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसको कहानी को फिल्म के रूप में देखना चाहें तो ये लिंक आपके लिए सहायक होगा। रोचक है, अच्छा, कुल मिलाकर के अच्छा ही बनाया है। थोड़ा आधुनिक परिवेश में ढालने का प्रयत्न किया है, मोबाइल आ गया है इस फिल्म में, और देखिए कैसा उन्होंने डाला है, क्या कहाँ परिवर्तन किया है, क्या अच्छा लगा आपको क्या नहीं। आप एक तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, तो आप चाहें तो इस फिल्म को देख सकते हैं। तो मित्रों, ये इकाई यहाँ ये व्याख्यान यहाँ पूरा होता है। इसका दूसरा हिस्सा हम अगले कक्षा में करेंगे, जिसमें हम उसकी कहानी कला की दृष्टि से उसकी विशेषता, कहानी की विशेषता बताएंगे। तब तक आप अपना अध्ययन आरंभ कर सकते हैं। आपको यदि कोई प्रश्न हो इस इकाई के संबंध में, पढ़ने के संबंध में, तो आप baou.ba.hindi@gmail.com पर हमें पत्र लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मेल में अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यास केंद्र का नाम और कोड, और कोर्स का नाम, इतनी सूचनाएं आप अवश्य दीजिएगा और अपना प्रश्न लिखिएगा। हम निश्चित रूप से आपको जवाब देंगे। तो मित्रों, अपना अध्ययन आरंभ कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। स्वाध्यायः परः